गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क, पावर, एनर्जी। ये चैप्टर 2 सेक्शंस में बटा है, जिसमें से पहले सेक्शन में हमको वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है और दूसरे पार्ट में, एक मिनट, ठीक, और दूसरे पार्ट में पहले सेक्शन में हमको वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है और दूसरे सेक्शन में हमें पावर के बारे में पढ़ाया जाता है। जल्दी से अगर हम लोग रिवाइज करें, रिकैप डालें, तो वर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करने पे अगर उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो उसी को हम लोग वर्क कहते हैं या फिर वर्क डन कहते हैं। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच के एंगल को ही कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वर्क के बारे में बात हो गया। अच्छा, वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज mgh। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क हो, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि कॉस थीटा पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तब हमारा वर्क डन 1, उसको खोलो, इस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। एक और केस हमने देखा था, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर वेरी करती है तो जो हमारा वर्क होगा वो भी वेरी करेगा, है ना, वो पॉजिटिव से 0 की तरफ जाएगा। तो ये सारी बातें हमने पिछले सेक्शन में कर रखी थी। एनर्जी के बारे में हमने देखा था, एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जो किसी बॉडी में अराइज होता है उसके हाइट की वजह से। वो बॉडी अर्थ के सरफेस से किस हाइट पे रखी है उसकी वजह से जो एनर्जी अराइज होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी बॉडी में आती है जब वो बॉडी मूव करना शुरू करती है ना। बॉडी के मूवमेंट की वजह से, बॉडी के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पावर में हमने पढ़ना शुरू किया था कि जो पावर होता है, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को किस गति से हम कर रहे हैं उसी को हम लोग पावर कहते हैं। इसमें एक अच्छा एग्जांपल वो दिया था बुक में हमारे, एक वहाँ पे एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी और एक यंग आदमी की तस्वीर थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि द पावर इन द ओल्ड मैन विल बी लो एंड द पावर इन द यंग मैन विल बी कंपैरेटिवली हाई। ठीक है, क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि सेम वर्क को ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, वो ज़्यादा समय लगा के ख़त्म करेगा और जो यंग मैन है वो कम समय लगा के ख़त्म करेगा। हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बूढ़े आदमी के केस में वो टाइम ज़्यादा लगाएगा उस काम को ख़त्म करने में, तो हम कहेंगे इनके अंदर पावर कम है। और चूंकि यंग आदमी जो है वो टाइम कम लगाएगा तो हम कहेंगे कि इस आदमी के अंदर पावर ज़्यादा है। तो ये बस कंपैरिजन के लिए था। फिर हमने पावर का ऐसा यूनिट भी देखा था। जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वर्क का होता है आपका जूल पर सेकंड, या तो जूल पर सेकंड बोल लीजिए, या फिर इसी को हम लोग वॉट भी कहते हैं। वॉट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक वॉट का मतलब क्या होता है? एक वॉट का मतलब है कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर कुछ भी जो एक सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है तो इसे हम लोग 1 वॉट पावर कहते हैं, है ना। पावर केवल वर्क डन अपॉन टाइम नहीं होता है,
पावर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन भी होता है, W/T भी होता है, E/T भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि W और E ये दोनों एक ही बात है, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम दोनों एक ही बात है। सो ये तो रिकैप था हमारा। हम लोग आज के इस टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए। बुक में दिया है कि एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही यही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, किसी केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो ये बस एनर्जी का चेंज है ना। अब हम इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि we will now take some examples to show how the transformation of energy takes place. Suppose मान लीजिए कि a stone is lying on a roof of house। ठीक है, अब ये हमको एक केस दे रहा है कि हम मान लेते हैं किसी घर के छत पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है। इन दिस पोजीशन, इस केस में ऑल द एनर्जी ऑफ द स्टोन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लेते हैं कि जिस छत पे है उस छत की हाइट अर्थ के सरफेस से स्मॉल h है। तो मान लेते हैं, अब हमें मालूम है चूंकि ये जो स्टोन है वो लाई कर रहा है, पड़ा हुआ है वहाँ पे, चल नहीं रहा है, मोशन नहीं है, यानी इसके अंदर आप बताएं क्या वेलोसिटी जब इसकी ज़ीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? आप कहेंगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो हम कहेंगे बताइए फिर कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर? आप कहेंगे कि सर इसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, When the stone is dropped from the same roof, अब हमने क्या किया, अगले केस में इसी स्टोन को हमने यहां से ड्रॉप करा दिया। ठीक है, केस थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, it starts to move downwards towards the ground and the potential energy of the stone start changing to kinetic energy। जैसे जैसे ये बॉल ग्राउंड की तरफ गिर रहा है वैसे वैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ से कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी घटते जा रही है और काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ते जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, और जिस इंस्टेंट पे ये गेंद आके ग्राउंड को टच करेगी उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते ज़ीरो हो जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर था और काइनेटिक एनर्जी जो उस केस में ज़ीरो था, अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ½ mv² हो गया, जिस इंस्टेंट पे ये आके हिट कर रहा है ना। As the stone continues falling toward downward, its potential energy decreasing because the height goes on decreasing। तो आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे इस बॉल की जो हाइट है, स्टोन की जो हाइट है वो ग्राउंड से कम होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हाइट से। तो हाइट जब कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, ये सब बात आप जानते हैं। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अब आप सब जानते हैं कि जब इस स्टोन को हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये जो स्टोन है इसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी हर सेकंड भी बढ़ेगी। ठीक इन अदर वर्ड्स, the potential energy of the stone gradually get transformed to kinetic energy। तो मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्टोन रूफ से नीचे की तरफ, जमीन की तरफ गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी,
और हमारे टॉपिक का भी नाम यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड बाय द टाइम द स्टोन रीचेस द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो। और जिस समय पे ये स्टोन ग्राउंड पे आके गिरेगा उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। एंड द इंटायर एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो सब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। From this we conclude that when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed into kinetic energy। तो इससे हमने यही समझा कि जब किसी बॉडी को हम हाइट से गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, कह रहा है इसका ठीक उल्टा होता है जब किसी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। आइए इस केस को भी हम समझते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है और कोई स्टोन इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे ग्राउंड पे रखा हुआ है। जब ये रेस्ट पे है ना, जब ये रेस्ट पे है, व्हेन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन अपवर्ड्स, ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है ना। मान लेते हैं कि इसकी हाइट भी जीरो है, तो इसके अंदर सामान्यतः जब बॉडियाँ रेस्ट पे होती हैं तब इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, जब हम इसको जैसे जैसे ऊपर फेंकेंगे, जैसे ही हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, फेंका, तो लिखा है द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगती है। जैसे इस ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कोई बच्चा बताए ऐसा क्यों? काइनेटिक एनर्जी इसलिए कम होती है क्योंकि वेलोसिटी घटने लगता है ना। आप बताइए क्यों? वेलोसिटी इसलिए घटने लगता है क्योंकि नीचे की तरफ रिटार्डेशन लग रहा है, ऊपर के साइड में रिटार्डेशन लग रहा है, अर्थ उसको ऊपर नहीं जाने दे रही है, इसलिए उस गेंद के ऊपर जाने के दौरान उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्यों। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो गेंद ऊपर की तरफ जाएगा उसका हाइट बढ़ेगा, और हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh भी बढ़ेगी। ठीक है, In other words, the kinetic energy of the stone gradually get transformed into potential energy। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, पिछले केस में हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, इस ऊपर वाले केस में। ठीक है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जैसे ही गेंद नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी वो सब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, लिखता है कि व्हेन द स्टोन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, जब ये स्टोन अपने रास्ते के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना, तब आप सब जानते हैं कि h की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इस इंस्टेंट पे। और जब h की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। और आप सब यह भी जानते हैं कि उस इंस्टेंट पे जब वो बॉल अपने हाईएस्ट हाइट पे होगा, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती है। और आप बताइए, जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा इस केस पे और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। नीचे सीन अलग था, नीचे काइनेटिक एनर्जी जिस इंस्टेंट पे हमने फेंका था, उस इंस्टेंट पे जब हमने इसको फेंका था उस इंस्टेंट पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी, माफ़ कीजिए, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो था, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। तो ये चेंज हो गया, ऊपर वाला केस ये है, नीचे वाला केस ये है। ठीक है, तो ये कहानी हुई इसकी। आगे आते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आइए इसको डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये डैम का रिजर्वॉयर है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। रिजर्वॉयर से हम देख पा रहे हैं कि एक ट्यूब के माध्यम से पानी टरबाइन के पास आ रही है। ठीक है, टरबाइन को हम लोग वाटर व्हील भी कहते हैं। ये चक्की तभी घूमती है जब इसके पास से होके पानी गुजरता है, या फिर पानी इसको घुमाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है। पानी आया, पानी ने इस जनरेटर से लगे इस चक्की को घुमाया, और जब ये चक्की घूमता है तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट AC प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एसचंद जैसी किताबों में ये सारी बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं, है ना, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अ डैम इज बिल्ट ऑन अ रिवर, द रिवर कलेक्ट वाटर बिहाइंड द डैम टू फॉर्म अ रिजर्वॉयर। ठीक है, नदी के पानी को डैम के पीछे स्टोर किया जाता है पानी का रिजर्वॉयर बनाने के लिए। वाटर स्टोर बिहाइंड द डैम हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन हमने आपको एक बार संडे टेस्ट में भी दिया था कि जो भी वाटर डैम के पीछे स्टोर्ड होता है उसके अंदर आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो लगभग सभी बच्चों ने सही किया था कि सर उसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी तो सर तब होती ना जब ये इसका कुछ वेलोसिटी होता है, लेकिन चूंकि पानी रुका हुआ है, पानी की वेलोसिटी 0 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। बट एज सच दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एट ऑफ नो यूज टू अस। लेकिन वो जो पानी रखा हुआ है उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। इफ हाउएवर दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट, अगर हम इस पानी को एक हाइट से नीचे आने के लिए अलाउ करें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर जो इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। ठीक है, तो यही कहानी है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज टू ड्राइव ह्यूज वाटर व्हील और टर्बाइन विच आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से रिजर्वॉयर में प्रेजेंट पानी में था, जब वो पानी चलने लगता है, चूंकि पानी चल क्यों रहा है, क्योंकि हम इसको लोअर हाइट पे भेज रहे हैं, है ना, लोअर ग्राउंड पे भेज रहे हैं, इसलिए पानी चल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पानी में कुछ वेलोसिटी आ गया, है ना, और यही चलता हुआ पानी आके टरबाइन को घुमाता है। तो लिखता है कि 10 at a hydroelectric powerhouse, the potential energy of the water is transformed into kinetic energy and then into electrical energy। और फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है पानी का, ये इस टरबाइन को घुमाता है और तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ नहीं हो रहा है, यही है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। पोटेंशियल एनर्जी कब था, जब वाटर स्टोर था रिजर्वॉयर में। काइनेटिक एनर्जी कब आया, जब वाटर मूव कर रहा था उस ट्यूब में, उस पाइप में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब आया, जब टरबाइन मूव करने लगी। ठीक है, तो ये सारे इंस्टेंट आपको मालूम होने चाहिए। ये हमारे पास दिया भी हुआ है। दिस फोटोग्राफ शो अ नंबर ऑफ टर्बाइन्स in a hydroelectric power house. The fast flowing water coming from the dam reservoir rotates this turbine rapidly, है ना। तो ये डैम्स की ओपनिंग है, यहाँ से पानी आता है और इन टर्बाइंस को घुमाता है, और ये टर्बाइंस घूमती हैं और करंट को जनरेट करती है। ठीक है, ये जनरेटर से लगी होती है। अगला है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट दी थर्मल पावर हाउस। तो अभी हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखा था, अब है थर्मल पावर हाउस। थर्म का मतलब आप सब जानते हैं, थर्म का मतलब होता है हीट। एक ऐसा पावर हाउस जहाँ से हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, समथिंग रिलेटेड टू हीट।
लिखता है कि एट अ थर्मल पावर हाउस कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कोयले का यूज़ करते हैं। जब कोयले को जलाते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। आ गया हीट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। दिस हीट एनर्जी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द स्टीम टर्बाइन चेंज द हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। क्या ये रहा है कि कोयले के अंदर बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट होता है। वो कार्बन जब कोयले को हम जलाते हैं तो जलाना को हम लोग जलाने को ही कंबसन कहते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। कंबसन का मतलब है जलाना, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसके साथ ढेर सारी एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी? तो हीट एनर्जी। कोयले को जलाएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी। उस हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे? वाटर को चेंज करेंगे स्टीम में, वाटर इनटू स्टीम। और ये जो स्टीम है ये जाके क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा, है ना। तो लिखता है सबसे पहले कि सबसे पहले तो हमारे पास कोयले के अंदर थी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हमने चेंज किया हीट एनर्जी में। उस हीट एनर्जी की वजह से पानी को हमने स्टीम में बदला। स्टीम जब टरबाइन के पास गया, है ना, उसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमा तो टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। और जब टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आया तो टरबाइन जिस भी जनरेटर से लगा था उस जनरेटर से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाली सीरीज याद रखनी है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था कि पानी जब स्टोर होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। पानी को जब हम लोग लोअर ग्राउंड पे लाते हैं तो ये पानी चलने लगता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। फिर ये पानी जब लोअर ग्राउंड पे आता है तो टरबाइन को घुमाता है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ट्रेंड ये है, सीरीज ये है, यहाँ सीरीज ये है। आप इसको पढ़ेंगे। अब देखिए ये एक थर्मल पावर प्लांट का जो पावर हाउस जनरेटर होता है, थर्मल पावर हाउस जनरेटर, उसका फोटो दिया हुआ है। वी कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ टरबाइन ब्लेड्स इन दिस फोटोग्राफ। तो ये टरबाइन की ब्लेड्स हैं। द सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू टर्न दिस टरबाइन विच इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक थर्मल पावर प्लांट का फोटो है। हमारे बिहार में हमसे नज़दीक मुजफ्फरपुर में एक थर्मल पावर प्लांट है, आप जाके सर्च कीजिएगा। उसका नाम है कांटी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। एक और बात, यहाँ तो हमने देखा कुल मिला के 4 चीज़ें देखी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहले हमने देखा कि स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। दूसरे केस में हमने देखा कि गेंद को जमीन से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। फिर तीसरे केस में हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कहानी। फिर जो चौथा बात पढ़े हम लोग वो पढ़े थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। एक चीज और जिसको आप पहले से जानते हैं वो की है एनर्जी जनरेशन या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं कैसे। जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने के अंदर होता है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बनाता कौन है? तो प्लांट्स बनाते हैं।
ग्लूकोज के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर, दैट इज केमिकल एनर्जी। कोई पूछे कि सर ग्लूकोज में ये एनर्जी आई कहाँ से, तो ये एनर्जी लाइट एनर्जी है जो कि सनलाइट से प्लांट्स को मिली थी। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी डालने का काम है प्लांट्स का। वो केमिकल एनर्जी प्लांट्स कहाँ से लाते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये जब खाया हुआ ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है तो इसके अंदर के केमिकल एनर्जी को हम लोग निकालते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में इसी केमिकल एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो ग्लूकोज के बॉन्ड्स में बंधी वो केमिकल एनर्जी से हम लोग अपने बाकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ये 5 केस आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे। नोट्स हम चेक करेंगे बच्चों जैसे ही हमारा ऑफलाइन क्लास शुरू होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है, गैस टू, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आसान है। दो लेक्चर बच्चों, 2 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म करने में। ठीक है, रिवीजन करते रहिए पीछे के और क्वेश्चंस बना लीजिएगा। वो जो हमारा था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय।